नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं राजेंद्र देव। शुरुआत लखनऊ से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। गुडम्बा फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। गुडम्बा फायरिंग मामले में 6 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की है। 1 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड कर दिए गए। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने इंस्पेक्टर सतीश साहू, 2 दारोगा और 2 सिपाहियों समेत अलीगंज थाने में तैनात दरोगा रमेश चंद्र को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। विवेक, पूरी खबर दें। देखिए राजन, ये मामला जब हुआ था तो भरी दोपहरी 2 लड़के कार से आ रहे थे जिन पर फायरिंग की गई थी और उनका कहना था कि बाइक से 35-36 लड़के, यानी कई बाइक थी और 35-36 लड़के जो बदमाश किस्म के थे वो लगातार फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। गुडम्बा थाना क्षेत्र से लेकर अलीगंज थाना क्षेत्र तक उन्होंने पीछा किया और रास्ते में उन्होंने गोलियां भी चलाई, कार रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने कार नहीं रोकी तो उन्होंने फायरिंग की, जिसमें बाल बाल बचे कार सवार लोग और कार में भी गोलियों के निशान मिले थे। इस मामले की जांच की गई थी, कार्रवाई की गई थी, सस्पेंड किए गए थे गुडम्बा इंस्पेक्टर। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया और जिस तरह से राजधानी में इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी हुई और जो लोगों ने देखा, सड़क पे नजारा देखा, दहशत का माहौल पैदा हुआ, मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कई और पुलिसकर्मी जब सूची बनी तो उसमें पता चला कि कई और लापरवाही के दोषी हैं और जिनकी रास्ते में जो चौकी इंचार्ज थे, जो रास्ते में चौकियां पड़ी, जो बीट इंचार्ज थे, जो बीट के सिपाही थे, इसके अलावा जो अलीगंज थाना, यानी जहां पर कार रुकी थी अलीगंज थाना क्षेत्र, वहां पहुंचे, वहां किस हल्का दरोगा का जिम्मेदारी थी, वहां पता चला कि रमेश चंद्र एक दरोगा थे, उनकी जिम्मेदारी थी। तो कुल मिलाकर पूरे सभी लोगों को सस्पेंड किया गया है। 6 लोग इसमें नाम सामने आए, जिसमें गुडम्बा इंस्पेक्टर सतीश साहू को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा जब ये देखा गया कि किसकी किसकी लापरवाही पाई गई तो 2 दरोगा और गुडम्बा थाने के पाए गए। गुडम्बा थाने के ही 2 और सिपाही मिले दोषी, उनको भी सस्पेंड किया गया और अलीगंज थाने के एक दरोगा को सस्पेंड किया गया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जो लापरवाही इन्होंने की है, जो इस तरह से सड़क पे ड्यूटी देनी थी, क्योंकि दोपहर का माहौल था, दोपहर का वक्त था और माहौल ऐसा था भीड़ भाड़ वाला, तो वहां पर इस तरह की वारदात, इस तरह की घटना की गुंजाइश कम रहती। जी, बहुत धन्यवाद विवेक आपका इन जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए, सस्पेंड किया गया है गुडम्बा फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। और आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है। फिल्म निर्माता केसी बुकाड़िया से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हां, लखनऊ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की है। केसी बुकाड़िया और सिकंदर खान से मिले हैं मुख्यमंत्री। सीएम योगी से फिल्म निर्माताओं ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री से जाकर मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है इन फिल्म निर्माताओं ने। तस्वीरें आप देख लीजिए। शिष्टाचार मुलाकात, मशहूर फिल्म निर्माता केसी बुकाड़िया जाकर उन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री से और तस्वीरें आप देख लीजिए मुलाकात के दौरान की। सीएम आवास पर जाकर मुलाकात की है सिकंदर खान और केसी बुकाड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू परिवारों का इंतजार खत्म हो गया है। 52 साल बाद उन्हें उनकी पहचान मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों को घर और खेती के लिए जमीन के पट्टे दिए। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में इन्हें पट्टे दिए गए हैं। खेती के लिए हर परिवार को 2 एकड़ और आवास के लिए 200 मीटर जमीन दी गई है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए भी दिए गए। सीएम योगी ने कहा कि हर घर को एक शौचालय भी बनाकर दिया जाएगा। और इसके बाद सीएम योगी ने इन सभी परिवारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। 63 बंगाली हिंदू परिवारों को मुख्यमंत्री योगी की सौगात और तस्वीरें देख लीजिए आप। 52 साल के बाद इन्हें ये सब कुछ मिला है। 63 हिंदू परिवार बांग्लादेश से आए, अब कानपुर देहात में उनका घर मिला है, उन्हें कृषि भूमि मिली है उनके जीवन यापन के लिए। और सीएम योगी ने इन परिवारों को सौगात के बाद कहा कि पिछली सरकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम इनके लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं। पैंसठ परिवार ऐसे थे जो 1984 से लेकर के अब तक अपने पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे थे और प्रतीक्षा करते करते इन 38 वर्षों में न जाने कितने लोग चले गए। 2 परिवार तो पूरा ही समाप्त हो गए और 63 परिवार बचे थे। 38 वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा
कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। 1970 में आए हुए इन परिवारों की स्थिति अत्यंत बदहाल है। खानाबदोश की तरह लोग जीवन यापन कर रहे हैं और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने उस समय आगे बढ़ाया था। इस दौरान 2 वर्ष तक कोरोना कालखंड में हम लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए, हमें पूरी ताकत वहां लगानी पड़ी। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने समयबद्ध ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके इन 63 परिवारों के व्यवस्थित पुनर्वास की एक कार्य योजना को आज यहां पर लागू कर दिया है। आज का दिन सौगात के बाद लाभार्थी भी बहुत खुश नजर आए, उनके परिवार खुश दिखाई दिए। दशकों का इंतजार खत्म होने के बाद वो उत्साहित भी नजर आए। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रणबीर। 1970 में शरणार्थी के तौर पर पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए निर्मल गोलदार लाभार्थी हैं। निर्मल जी, ये बताइए किन परिस्थितियों में आप लोग 1970 में यहाँ भाग के आए थे? हम जब आए थे तब तो हम छोटे छोटे थे। फिर हमारा वहाँ हसनापुर में नौकरी मिला। नौकरी मिलने के बाद वहाँ मदन मिल में, सूत मिल में काम करा हमने 12 साल। काम करने के बाद फिर बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर हम वहाँ बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चल रहा था। चलने के बाद फिर क्या करूँ, बच्चे को लेके वैसे ही हम दिहाड़ी करके मजदूरी करके हम खाते थे, अपना गुजारा चलाते थे। छोटा छोटा बच्चा था मेरे, तो फिर अभी तो बड़ा हो गया बच्चा सब। हमारा एक लड़का है, 3 लड़की है, हमारा घरवाली है, हम है। तो उनकी अब तो ज़मीन मिल गया हमें। हमारा मोदी जी, जोगी जी ने बढ़िया धन्यवाद करता हूँ। हमारा ज़मीन ये बड़ी मदद है आप लोगों के लिए, क्योंकि बड़ी मदद है आप लोगों के लिए। दिक्कत बहुत मदद करा, हमारा बहुत बढ़िया मदद करा। हम उसकी धन्यवाद देता हूँ। हम दोनों उनकी जितना दिन हम जिएंगे उसकी नाम करते रहेंगे। जोगी जी की जय श्री राम। तो देखिए, इस तरह से निर्मल जी हैं। बाकी भी यहाँ पे जो लाभार्थी हैं, भाई साहब आपका क्या नाम है? मनोरंजन मजूमदार, ज़रा खड़े हो जाइए। मनोरंजन जी, आप बांग्लादेश जो अभी है वो कहाँ के रहने वाले थे? मैं खुल्ला जिला। किन परिस्थितियों में आप लोग को यहाँ आना? बहुत पर क्या होता था उस टाइम? हम बच्चा ही था जब आया था। माँ बाप क्या बताते थे, किस वजह से भाग? उस टाइम मेरे को भी पता था। मेरा आज 66 उम्र है, दिखाई दे रहा होगा इतना। मैं भी देखा हूँ लड़ाई भी। जब आया बहुत मेहनत यहाँ किया और बहुत वहाँ ऐसा क्या किया गया कि आप लोग को भाग? बहुत बलात्कार ये कर रहा था, मारपीट धरपीट बहुत मुसलमान लोग को। जब तो इज्जत से आना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी इधर लेके आके किसी को बोशती दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया, खिलाया पिलाया। बस इतना ही। उसके बाद यहाँ पे मिल पे हम लोग नौकरी करते थे। नौकरी तो हट गया, उसके बाद हम लोग भटकते रहे। क्या करते थे जब मिल बंद हो गया 84? बस ये काम करते थे मजदूरी का, और ये दौड़ते थे हम, ये इसमें उसमें दौड़ते थे। लेकिन 38 साल से कोई काम नहीं हुआ। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हुआ अभी हमारा 4 ही है लोग। बेटा है, लड़के लोग को तो शादी भी हो गया। बेटा है और मेरा घर लिया है, मैं हूँ। तो ये जो आज सरकार ने मदद की है, ये आप लोग के लिए कितनी बड़ी राहत? ये बहुत बढ़िया राहत है। हमारे लिए नहीं होगा, हमारे बाल बच्चे के लिए बहुत है। सरकार से पहले से आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, आज 38 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं थी? नहीं, कोई सुनाई नहीं थी। आज जो मुख्यमंत्री जी ने मदद की है, उनके लिए क्या कहेंगे? के लिए हमारा बच्चा तो बस जिंदगी बन गया, यही हम जानते हैं। इतना मेरे सुविधा है। तो देखिए, इस तरह से 1-2 नहीं, तमाम सारे लोग हैं जो लाभार्थी के तौर पर आए हुए हैं, और इन सब लोगों का कहना है कि सरकार से बड़ी मदद मिली है। बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी कैबिनेट में 14 प्रस्ताव पास हुए हैं थोड़ी देर पहले। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है कैबिनेट ने।
आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेली सेवा को भी मंजूरी दी है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण होगा और लोक निर्माण विभाग का भी प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में पास हुआ है। एनसीडीसी को निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने लैब असिस्टेंट के 25% पद प्रमोशन से भरे जाने को लेकर नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर, लखनऊ से 14 प्रस्ताव पास, पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 14 में से 4 प्रस्ताव पर्यटन विभाग के थे। लोक निर्माण विभाग का भी प्रस्ताव था, उसको मंजूर किया गया है। लैब असिस्टेंट्स की भर्ती का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। कुछ प्रस्ताव जिनको लेकर चर्चा थी कि जिसमें आज मुहर लग सकती है, उस पर आगे विचार करने की बात भी सामने आ रही है। लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है एनसीडीसी को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क ज़मीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क ज़मीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर, और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे पास अलकनंदा के रूप में उत्तराखंड के हरिद्वार में पर्यटक गृह था, जो बंटवारे के बाद उत्तराखंड सरकार के पास चला गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय में डिस्प्यूट उसके लिए हुआ, प्रदेश सरकार गई, बाद में दोनों स्टेट की सहमति के आधार पर उसमें लगभग 3000 वर्ग मीटर में उसी परिसर में हमें स्पेस उपलब्ध हुआ, जिस पर हम नया अपना एक पर्यटक स्थल के रूप में निर्माण कराए। उसको उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को हैंडओवर करके हस्तगत करने के लिए आज निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम हमारी अपनी राजकीय संस्था है, हमारी पर्यटन विभाग की। अब तक हम लोग अपनी जितने भी पर्यटन के विषय जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कराते थे वो कोई अन्य संस्था के द्वारा कराते थे। जब हमारे पास इसके लिए टेक्निकल स्टाफ और सारे पद स्वीकृत हैं, तो हम लोगों ने आज 10 करोड़ तक के कार्य अपने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको कार्यदायी संस्था का सहमति अनुमति उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। दूसरा, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन की दृष्टि से सरकार का यह भी मानना है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं जल, नभ, थल तीनों आवागमन की सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आज आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण PPP में करने के लिए निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया है। भूमि चिन्हित कर लिया गया है, उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था कर दी गई है और पहले से लगभग 5-5 करोड़ रुपए का व्यय प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किया जा चुका है। और जैसा है जहाँ है उसी के अनुसार हम लोग PPP में उसको आगे बढ़ाने का निर्णय आज प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है। पर लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर जो स्थल है उसके बगल में पक्का हेलीपैड स्थल बना हुआ है, जिसका कोई लंबे समय से उपयोग न होने से वहाँ कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा था, अन्य सुविधा नहीं मिल पा रही थी। उसको हम लोगों ने पर्यटक के रूप में विकसित करते हुए वहाँ भी हेलीपैड स्थल नया बनाने का काम किया और वहाँ भी पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। उसका निर्णय माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। कल डिप्टी सीएम के निरीक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने हमला बोला है।
अस्पतालों की हालत पर खुद स्वास्थ्य मंत्री हैरान है, ये बात कही अखिलेश यादव ने। और जब स्वास्थ्य मंत्री शर्मिंदा तो और क्या कहना। कल बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया था और इसी बात को कोट करते हुए, इसी बात को आधार बनाते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि अस्पतालों की हालत पर खुद स्वास्थ्य मंत्री हैरान है और अगर स्वास्थ्य मंत्री शर्मिंदा हैं तो और क्या कहें। कल जब अस्पताल का निरीक्षण किया था स्वास्थ्य मंत्री ने, उस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं। उनके इसी निरीक्षण को और उन्होंने जो व्यवस्था देखी उसी को आधार बनाते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब स्वयं देखा तो वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का आपकी स्क्रीन पर और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का कल का निरीक्षण, दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। इसी निरीक्षण को आधार बनाया है। इसको कहा है अच्छी बात है क्योंकि सच को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। दरअसल कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नायक वाला अवतार दिखाई दिया। ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उन्होंने छापामार कार्रवाई भी की। ब्रजेश पाठक बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंचे थे और वहां सबसे पहले वो आम आदमी की तरह लाइन में लगे, पर्ची कटवाई और फिर फेल होते सिस्टम को फटकार लगाई। ये क्या देखिए, सिरेंज है डॉक्टर साहब। ये सिरेंज डॉक्टर साहब बाजार से आती है, कितने पैसे की आती है ये बताइए। ऐसा करना चाहिए। ये डॉक्टर साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका भ्रमण करें और भविष्य में इस प्रकार की गलतियां नहीं मिलना चाहिए। ये जनता के लिए है, मरीज के लिए है और यहाँ पड़ी हुई है, इसको कौन यूज करेगा। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन वाला अवतार है। बतौर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी के जिला अस्पताल पहुंच गए और सिस्टम के वायरस को फटकार वाली वैक्सीन लगाई। आप लोग हमारी मदद करें। अब ये मशीनें नहीं खोला, आपने इलाज क्या करो। ये दवाइयाँ यहाँ की पड़ी हैं, किसकी जिम्मेदारी है? सर नर्सेस की हैं। डॉक्टर साहब यहाँ रखने की जगह सर कुछ अगर स्टोर में हम चेक करेंगे ये दवाई कम मिलेगी तो कार्रवाई होगी। ये दवाई यहाँ होना चाहिए। तो काउंटर बताइए यहाँ इसमें क्या रखा हुआ। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर देखिए ये क्या तरीका, हॉस्पिटल है ये आपका है। ये क्या है इसमें, ये क्या है डॉक्टर, ये क्या है, ये क्या है डॉक्टर साहब। ये हॉस्पिटल परिसर है, अगर आपका सामान निष्प्रयोग है तो इसको स्टोर में भेजिए, अगर प्रयोग में है तो उसको मेज पर रखिए। ये क्या तरीका है? ये स्टैंड में भी पानी पोछा कभी लग जाए डॉक्टर साहब, ये मरीजों के लिए है। बाराबंकी का जिला अस्पताल इसी हाल में न जाने कब से चल रहा है। ब्रजेश पाठक ने अपने एक्शन वाले अवतार के साथ ही सरकारी सिस्टम की तस्वीर को एक बार फिर सामने ला दिया। वो एसी चल रहा है, गर्म कर रहा है। तो ये दिसंबर आप ऐसा होना चाहिए। ये बतौर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण था। ये बतौर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सिस्टम को सुधर जाने वाली चेतावनी थी। ये सरकार का संदेश था कि अगला छापा किसी दूसरे जिले के जिला अस्पताल पर पड़ सकता है। इन सबको आप मरीजों की सेवा के लिए लगाओ और जब मरीज इनके आ जाए तो वो देखें। कोई आदमी खाली बैठा है, किसी पर अतिरिक्त लोड है ना, और काउंटर पर्चे के एक नहीं रहेगा। 4 काउंटर की जगह आपके पास है, कम से कम 5 काउंटर चलाइए आप। बाराबंकी के जिला अस्पताल में कदम कदम पर असुविधाओं का अंबार था। हर दूसरे मिनट में ब्रजेश पाठक को कोई न कोई कमी जरूर दिख जा रही थी। ये अस्पताल कैसे देखा है, जाला देखिए आप पेमेंट करते हो सफाई कर्मचारियों को, ये जाला देखिए रखा हुआ है, कितने दिन से सफाई नहीं हुई। ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर्स को फटकार भी लगाई और मरीजों से मुलाकात कर उनमें सरकारी सिस्टम के प्रति भरोसा भी पैदा किया। उन्होंने डॉक्टर्स का रजिस्टर भी चेक किया। ब्रजेश पाठक जब अस्पताल पहुंचे थे तो बिल्कुल आम आदमी की तरह बर्ताव किया। लाइन में लगे, पर्ची कटवाई और फिर शुरू किया निरीक्षण वाला एक्शन, जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन दिखाई बहुत कम बार ही देता है। एबीपी गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट।